नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रन फॉर झारखंड के दौरान रांची में ट्रैफिक बदलाव। 11 नवंबर की सुबह कई रूटों पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 2025 के मद्देनजर 11 नवंबर को सुबह 6:30 बजे से रन फॉर झारखंड कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये दौड़ मोराबादी स्टेडियम से शुरू होकर सैनिक मार्केट तक जाएगी। इस मौके पर रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कुछ मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर अस्थायी रोक लगाई है। पुलिस अधीक्षक यातायात रांची के अनुसार 11 नवंबर को सुबह 4:30 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक निम्न रूटों पर छोटे बड़े मालवाहक वाहनों, ऑटो, टोटो और 4 पहिया वाहनों का प्रवेश और परिचालन वर्जित रहेगा। रूट है मोराबादी स्टेडियम, वरीय पुलिस अधीक्षक आवास, रेडियम चौक, शहीद चौक, फिरायलाल चौक, साजना चौक, काली मंदिर, उल हाउस, रतन पीपी, सुजाता चौक। पुलिस ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य मार्गों को भी अल्प समय के लिए डाइवर्ट या स्टॉप किया जा सकता है। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करें और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। घाटशिला उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन। जमुमो ने कहा, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन की होगी हार। बीजेपी की ओर से मिला जवाब। रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर तंज कसा है कि इस बार कई भाजपा के स्टार प्रचारक घाटशिला में चुनावी रैलियों में शामिल ही नहीं हुए। मनोज पांडे ने कहा कि उपचुनाव में हार का ठीकरा अपने ऊपर ना फूटे, इसलिए भाजपा के स्टार प्रचारक घाटशिला नहीं पहुंचे। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि 1-2 लोग दूसरे राज्यों से आए थे जिन्हें उनकी अपने राज्य में कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि इस बार झममो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन की जीत 2024 में झममो को मिली जीत से भी ज्यादा शानदार होगी। उन्होंने कहा कि 2025 में हम 2024 से दोगुने वोटों से जीतेंगे और ये हार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि घाटशिला में महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में झममो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन की जीत तय है। सिन्हा ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पार्टी के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता झममो उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने खुद को अलग कर लिया है, उससे साफ है कि भाजपा ने घाटशिला में हार मान ली है। घाटशिला की जनता समझ गई है कि जो अपनी जननी पार्टी का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। घाटशिला उपचुनाव में असम के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं की चुनावी रैलियों में अनुपस्थिति पर झममो कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कटाक्षों पर भाजपा की ओर से जवाब दिया गया। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड में पहले से ही इतने स्टार प्रचारक हैं कि झममो कांग्रेस के नेता उनसे डरते हैं। उन्होंने कहा कि ये सच है कि किसी भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बल्कि पार्टी या संगठन हारता है। घाटशिला उपचुनाव भाजपा जीतेंगे, बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन नहीं। रांची में स्कूटी सवार लड़की को मारी गई गोली, हालत गंभीर। राजधानी में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए शनिवार की देर रात नगड़ी इलाके में एक युवती को गोली मारकर घायल कर दिया। गोलीबारी में घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवती की पहचान नगड़ी की मनीषा के रूप में हुई। नगड़ी थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार की देर रात मनीषा तिर्की के नाम की एक महिला को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई। गोली मनीषा की पीठ में लगी है। गोली लगने की वजह से मनीषा की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। मनीषा के भाई बबलू तिर्की ने बताया कि उसकी बहन कटहल मोड़ स्थित एक दवा दुकान में काम करती है। शनिवार की रात मनीषा ड्यूटी खत्म कर अपनी एक सहेली के साथ स्कूटी से वापस घर लौट रही थी। जैसे ही घर से कुछ ही दूरी पर उसकी बहन स्कूटी से उतरी, तभी पीछे से बाइक पर सवार एक युवक पहुंचा और उसे गोली मारकर फरार हो गया। रात का समय होने की वजह से हमलावर तेजी के साथ भाग गया। गोलीबारी में घायल हुई मनीषा की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी की घटना की जांच रांची पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गोलीबारी में शामिल अपराधी की पहचान और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अपराधी जल्द ही गिरफ्तार होगा। मनीषा के भाई बबलू तिर्की ने बताया कि हाल में ही मनीषा की शादी ठीक हुई है। परिवार शादी की तैयारी में जुटा हुआ था, तभी ये वारदात सामने आ गई। गोलीबारी में बुरी तरह से जख्मी मनीषा को होश नहीं आया है। इसकी वजह से पुलिस उसका बयान भी नहीं ले पाई है। पुलिस इस मामले की जांच प्रेम प्रसंग को लेकर भी कर रही है। धनबाद में फाइलेरिया पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शिविरों में हो रही ग्रामीणों की जांच।
धनबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया नियंत्रण इकाई फाइलेरिया बीमारी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग की टीम रात में ही गांव पहुंच चुकी और मेडिकल शिविर लगाकर लोगों की जांच कर रही है। तोपचांची प्रखंड के खुर्डी गांव में फाइलेरिया बीमारी तेजी से फैल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार 2 दिनों से खुर्डी आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच कर रही है। शिविर लगने के बाद ग्रामीण भी फाइलेरिया की जांच कराने शिविर में पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि 20 साल से अधिक आयु के सभी पुरुष और महिलाएं शिविर में पहुंचकर निःशुल्क जांच कराएं। ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है और शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। इसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पिछले साल इसी गांव में 11 लोगों की फाइलेरिया पॉजिटिव पाई गई थी। उनके अंदर माइक्रोफाइलेरिया के परजीवी पाए गए थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने जांच और इलाज के बाद ठीक किया था। प्रवीण कुमार के मुताबिक 600 लोगों की जांच होनी है। अब तक 300 लोगों की ही जांच हो पाई है, जिसमें किसी में बीमारी का लक्षण नहीं पाया गया है। पिछले साल भी जांच की गई थी, जिसमें कई लोगों में लक्षण मिले थे। सभी को दवा देने के बाद ठीक किया गया था। 2 दिनों से लापता बच्ची का कुएं से मिला शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। डाल्टनगंज के ग्राम कोशियारा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम निवासी विनय चौरसिया की पुत्री ऋतु कुमारी, जो 2 दिन पूर्व रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी, रविवार को कुएं से मृत अवस्था में बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने कुएं से बदबू आने पर इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। जब शव को बाहर निकाला गया तो पहचान ऋतु कुमारी के रूप में हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन प्रारंभिक जांच में जुटी हुई है। वहीं चैनपुर थाना क्षेत्र के सर्कल इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार मौके पर मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने बच्ची की बेरहमी से हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी जानकारी दी और शव को बाहर निकलवाने की प्रक्रिया में सहयोग किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस घिनौनी एवं निंदनीय वारदात की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का अमानवीय कार्य करने की हिम्मत न कर सके। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने बच्ची को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। धनबाद में बंदर के आतंक से दहशत, दर्जनों लोगों को काटकर किया घायल। धनबाद जिले के लोयाबाद थाना अंतर्गत एकड़ा में 3 दिनों से एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। उसके आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब तक बंदर ने बड़े से लेकर बच्चे सहित दर्जनों लोगों को काट घायल कर दिया है, जिसके कारण लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। ग्रामीणों ने बंदर के आतंक की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग कर्मी बंदर को पकड़ने एकड़ा पहुंचे। काफी देर तक बंदर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बंदर पकड़ में नहीं आया। वहीं पर्याप्त साधन भी वन कर्मियों के पास नहीं थे। इस दौरान बंदर ने महावीर गोराई नाम के वन रक्षी को काट लिया, जिससे वो घायल हो गया। वहीं एकड़ा निवासी नारायण साव ने कहा कि एक बंदर कॉलोनी में आतंक मचाए हुए है। कॉलोनी के लगभग 15 लोगों को बंदर ने काटा है। वहीं कॉलोनी के लोगों द्वारा फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बंदर नहीं पकड़ में आया। 2 दिन पहले भी बंदर को पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु सफलता नहीं मिली। डीएफओ विकास पालीवाल ने बाद में जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीणों के द्वारा बंदर की सूचना दी गई थी। वन विभाग की टीम को भेजा गया। उस समय तो बंदर पकड़ में नहीं आया, मगर बाद में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सिंचाई पंप के पाइप में निकला 5.5 फीट का कोबरा। पाकुड़ में सर्प मित्र ने किया रेस्क्यू। फुंकार की आवाज से हो रही थी दहशत। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के राजापुर गांव में एक किसान के खेत में सिंचाई पंप के पाइप से अचानक फुंकारने की आवाज आने लगी। किसान खेत पे पानी दे रहा था, तभी उसे पाइप के भीतर कुछ हिलने डुलने का आभास हुआ। डरते डरते उसने आसपास काम कर रहे लोगों को इसकी जानकारी दी। आवाज सुनकर ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया कि पाइप में बड़ा सांप फंसा हुआ है। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और सभी दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने बिना देर किए वन विभाग से जुड़े सर्प मित्र अशराफुल शेख को सूचना दी। खेत में जमा ग्रामीणों ने तब तक पाइप को छेड़ने से परहेज किया और सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहे। लगातार आ रही फुंकार की आवाज से साफ हो गया था कि पाइप में मौजूद सांप काफी बड़ा और खतरनाक है। सूचना मिलते ही सर्प मित्र अशराफुल शेख मौके पर पहुंचे और पाइप का मुआयना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कोबरा की फुंकार और तेज होती गई। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से सावधानी पूर्वक पाइप को खोला और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 5.5 फीट लंबा कोबरा बाहर निकाला। अशराफुल शेख ने बताया कि यह एक इंस्पेक्टर कोबरा प्रजाति का सांप है, जो बेहद जहरीला होता है। उन्होंने बताया कि संभवतः कोबरा अपनी
पोटेंशियल उतारने के लिए पाइप के भीतर घुस गया होगा। इस मौसम में सांप अपने बिलों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में खेत खलिहानों में पहुंच जाते हैं। धान के खेतों में चूहों की बहुतायत होने के कारण इस तरह के सांप अक्सर यहां दिखाई देते हैं। शेख ने लोगों से अपील की कि सांप को देखकर घबराए नहीं, बल्कि सुरक्षित दूरी बनाकर तुरंत वन विभाग या सर्प मित्रों को सूचना दें। उन्होंने कहा कि सांप प्रकृति के रक्षक होते हैं और चूहों और छोटे जानवरों की संख्या नियंत्रित कर किसानों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, इसलिए इन्हें मारने के बजाय सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करवाना ही सही कदम है। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चंडोली डैम स्थित रहटकर गांव के पास छापेमारी कर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ युवक साइबर ठगी की गतिविधियों में संलिप्त हैं और आसपास के लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी रविंदर भगत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान मौके से 2 साइबर अपराधी, 2 भाई शंकर कुमार और धनुष्यधारी प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस और 1 वोटर कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ जारी है और उनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। गिरिडीह पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट, झारखंड के 3 खिलाड़ी श्रीलंका में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। झारखंड के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। झारखंड राज्य के 3 दिव्यांग क्रिकेटर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। ये खिलाड़ी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महासंग्राम में हिस्सा लेंगे, जो 13 नवंबर से 17 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इन खिलाड़ियों में रामगढ़ के अथर अली, बोकारो की महावीर मोदी और साहिबगंज के नाजिर शामिल हैं। तीनों खिलाड़ी झारखंड राज्य दिव्यांग क्रिकेट टीम के नियमित सदस्य रहे हैं और अपने प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। अब ये खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बनकर श्रीलंका की धरती पर तिरंगा लहराने को तैयार हैं। तीनों खिलाड़ी रांची रेलवे स्टेशन से रवाना होकर चेन्नई पहुंचेंगे, जहां से वे हवाई मार्ग से कोलंबो के लिए उड़ान भरेंगे। रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन पर परिवारजनों, खेल प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कई लोगों ने कहा कि ये पल न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। राज्य दिव्यांग क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि झारखंड के इन खिलाड़ियों ने पिछले वर्षों में कई राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है। रामगढ़ के अथर अली को उनकी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, जबकि बोकारो के महावीर मोदी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। साहिबगंज के नाजिर अपनी तेज तरार फील्डिंग और सटीक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। संघ के सचिव ने कहा कि ये उपलब्धि दिखाती है कि अगर मन में जज्बा हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इन खिलाड़ियों ने साबित किया है कि सीमाएं केवल शरीर की नहीं, सोच की होती हैं। टीम चयन की घोषणा के बाद पूरे झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर खेल प्रेमी लगातार बधाइयां दे रहे हैं। रांची, रामगढ़, बोकारो और साहिबगंज में स्थानीय संगठनों ने जश्न भी मनाया। स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स में इन खिलाड़ियों की सफलता को प्रेरणा के रूप में साझा किया जा रहा है। धनबाद रेल मंडल में मेगा टिकट चेकिंग अभियान 1080 यात्रियों से वसूला गया 6,19,000 रुपये। धनबाद रेल मंडल में शनिवार को मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टिकट चेकिंग टीमों ने ट्रेनों व स्टेशनों पर कुल 1080 यात्रियों को पकड़ा। इनमें बिना टिकट यात्रा करने वाले व बिना पार्सल बुक किए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्री शामिल हैं। पकड़े गए यात्रियों से कुल 6,19,800 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न मेल, एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों के साथ साथ धनबाद मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर भी गहन जांच की गई। टिकट जांच अभियान के चलते यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके चलते कई स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें लग गई। रेल प्रशासन ने बताया कि धनबाद मंडल में टिकट जांच अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाया जा सके। बोकारो स्टील प्लांट में 2 मजदूर झुलसे, एसएसडी विभाग में काम के दौरान हादसा, मजदूर अमन मरांडी की हालत गंभीर, बीजीएच में इलाजरत। बोकारो स्टील प्लांट में शनिवार देर शाम हुए हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। प्लांट के एसएसडी विभाग के स्लैग मिल में काम कर रहे 2 ठेका मजदूर झुलस गए। इनमें 31 वर्षीय अमन मरांडी की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसा ए शिफ्ट के दौरान हुआ, जब दोनों मजदूर नियमित कार्य कर रहे थे। अचानक हुई इस घटना से प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई और साथ ही कर्मचारी मौके
मौके पर दौड़े। झुलसे मजदूरों की पहचान अमन मरांडी और सरोज कुमार के रूप में हुई है। दोनों एसएन एंटरप्राइजेज के तहत काम करते हैं। अमन का शरीर और चेहरा इतनी बुरी तरह झुलस गया है कि डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। सरोज को भी गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन ने दोनों को पहले प्लांट अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों मजदूरों को तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल यानी बीजीएच में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लगातार हो रहे हादसों की वजह से लोगों में नाराजगी है। लोग प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बीएसएल में बढ़ते हादसों को लेकर बोकारो स्टील अनधिक शासी संघ का गुस्सा खुलकर सामने आया है। संघ के अध्यक्ष हरिओम ने कहा कि प्लांट में हो रही लगातार घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा व्यवस्था कागजों में सिमट कर रह गई है, जबकि जमीन पर हालात पूरी तरह अलग है। हरिओम ने बताया कि संघ ने पिछली दुर्घटनाओं की जांच के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर को पत्र लिखा था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब संघ इस मामले में फॉरेंसिक जांच की औपचारिक मांग करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। झारखंड सरकार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में भारी गिरावट। झारखंड सरकार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता व अनुदान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में सरकार को वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 11.30% राशि ही मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 महीने में सरकार को इस मद में 23% राशि मिली थी। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार को मिले राजस्व के सिलसिले में महालेखाकार की रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के दौरान 1,43,479.14 करोड़ रुपए का राजस्व का अनुमान किया था। इसके मुकाबले सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 46,602.55 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। ये वार्षिक लक्ष्य का 32.48% है। पहले 6 माह के दौरान राज्य के अपने राजस्व विभागों में स्टैंप व निबंधन को छोड़कर किसी भी विभाग की उपलब्धि 50% से अधिक नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्टैंप व निबंधन विभाग को 824.39 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो वार्षिक लक्ष्य का 55% है। महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 47,041.38 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान किया था। इसके मुकाबले प्रथम 6 माह तक 18,188.97 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जो वार्षिक लक्ष्य का 38.67% है। रांची में सजा हैंडलूम एक्सपो, मेले में दिख रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। राजधानी रांची इन दिनों देश की विविध कला, संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम बनी हुई है। हरमू मैदान में आयोजित राष्ट्रीय हस्तशिल्प एक्सपो में देश के कोने कोने से आए लोग अपनी अनूठी कारीगरी और पारंपरिक उत्पादों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस एक्सपो में तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के 150 से अधिक दुकानदारों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कलाकारों की भागीदारी इसे सचमुच एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दे रही है। रांची में हैंडलूम एक्सपो 24 नवंबर तक चलेगा। आयोजन का उद्देश्य हस्तनिर्मित वस्तुओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को मंच देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। झारखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे तसर सिल्क, डोकरा कला, बांस और लकड़ी से बने उत्पादों के साथ अन्य राज्यों की खास कलाकृतियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेले में सजे स्टॉलों पर तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। खादी और हैंडलूम के परिधान, पारंपरिक फर्नीचर, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, श्रृंगार सामग्री, बच्चों के खिलौने, सजावटी सामान और स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगे हैं। जम्मू कश्मीर से आए शिल्पकार अपने प्रसिद्ध ऊनी शॉल और ड्राई फ्रूट्स लेकर पहुंचे हैं, तो केरल से आए व्यापारी यहां के लोगों को अचार, पापड़ और मसालों के स्वाद से परिचित करा रहे हैं। बिहार और बंगाल की पारंपरिक साड़ियों के साथ दक्षिण भारत के पीतल के बर्तनों की चमक भी लोगों का ध्यान खींच रही है। ये एक्सपो सिर्फ खरीदारी का ही नहीं बल्कि अनुभव का भी मेला है। आयोजन स्थल पर हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है। बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन की व्यवस्था है, वहीं फूड लवर्स के लिए फूड कोर्ट में देश भर के व्यंजनों का स्वाद उपलब्ध है। साथ ही लोक कलाकारों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे माहौल को जीवंत बना रहे हैं। 20 दिवसीय इस मेले में हस्तशिल्प के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की स्पष्ट झलक दिख रही है। ये सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और आत्मनिर्भरता का उत्सव है।
पाकुड़ में आरपीएफ और सीआईबी की बड़ी कार्रवाई, चोरी के सिग्नल केबल के साथ 5 गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और केंद्रीय खुफिया शाखा सीआईबी की बर्दवान संयुक्त टीम ने शनिवार 8 नवंबर 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकुड़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र से चोरी किए गए रेलवे सिग्नल कॉपर केबल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 4 मजदूर और 1 कबाड़ी शामिल हैं। मजदूरों में पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले के निवासी आलोक लेट, दिव्येंदु लेट, देवेंद्र लेट और मनोज दास शामिल हैं। वहीं कबाड़ी की पहचान पाकुड़ के कालिकापुर निवासी अब्दुल शेख के रूप में हुई है। टीम को सूचना मिली थी कि सिग्नलिंग कार्य में लगे कुछ मजदूर रेलवे के सिग्नल केबल चोरी कर कबाड़ी को बेचते हैं। सूचना के बाद आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास निगरानी शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि करते 4 मजदूरों को मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए मजदूरों ने पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार की और बताया कि वे केबल काटकर कबाड़ी अब्दुल शेख को 300 रुपये प्रति किलो की दर से बेचते थे। मौके से 2 टुकड़े काले प्लास्टिक इंसुलेशन वाले कॉपर केबल, 1 टुकड़ा सफेद इंसुलेशन वाला केबल और कई प्लास्टिक इंसुलेशन के टुकड़े बरामद किए गए। मजदूरों की निशानदेही पर टीम ने बाद में कबाड़ी अब्दुल शेख के कालिकापुर स्थित दुकान पर छापा मारा, जहां से लगभग 8 किलो जला हुआ तांबे का तार बरामद हुआ। पूछताछ में कबाड़ी में भी चोरी के केबल खरीदने की बात स्वीकार की। गिरिडीह में सड़क हादसों में हुई 2 की मौत, बाइक फिसलने और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 युवकों की जान गई, 7 गंभीर। गिरिडीह जिले में शनिवार को अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना नगर क्षेत्र के जोगटियाबाद पुल के पास हुई, जहां 27 वर्षीय द्वारिका कुमार दास की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। द्वारिका अपने पिता की मृत्यु के बाद सीसीएल बनियाडीह में अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन कर लौट रहे थे। कागजात जमा करने के बाद घर की ओर लौटते समय रास्ते में हादसा हो गया। उन्हें गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना पचंबा थाना क्षेत्र के सिकदारडी गांव के पास हुई, जहां 24 वर्षीय मो अमजद देर शाम काम से लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दोनों घटनाओं से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिले में अन्य 7 लोग भी विभिन्न सड़क हादसों में घायल हुए। मधुपुर निवासी गौतम जायसवाल हरसिंह रायडी स्थित उत्सव उपवन के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मौके पर मौजूद आकाश कुमार लाल ने अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह गांडेय के नौशाद अंसारी बाइक से ससुराल जाते समय अनियंत्रित होकर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए। बेंगाबाद निवासी पीयूष कुमार और पचंबा निवासी पवन कुमार भी पचंबा मेला में खरीदारी के लिए जा रहे थे, तभी उनकी बाइक फिसल गई और दोनों घायल हो गए। वहीं ब्रजेश्वर यादव अपनी बेटी के घर जा रहे थे, जब उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पैदल चल रहे नंदा मुर्मू से टकरा गई। इस टक्कर में दोनों को गंभीर चोटें आईं। कारीपहरी निवासी मनोज भोक्ता भी अपनी बाइक फिसलने से सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन उन्हें समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। हादसों की बढ़ती संख्या ने जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर सड़क की स्थिति खराब है। वहीं तेज रफ्तार और लापरवाही भी दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है। पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।